जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि गोट फार्मिंग की कामयाबी का राज क्या है। गोट फार्मिंग में किस चीज़ को समझा जाता है कि अगर आप ये काम आपने कर लिया, अगर ये हो गया तो आप कामयाब हैं। तो वो ये है कि अगर आपने बच्चों की डेथ को कम कर लिया, बच्चों की डेथ रेशो को आपने कम कर लिया तो आप गोट फार्मिंग में कामयाब हैं। अब उन बच्चों की डेथ रेशो को कम हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चों की डेथ ज़्यादा होती है, तो वो तकरीबन 10-12 वजूहात हैं और उनको कैसे कम करना है, उन पे कैसे काबू पाना है, वो मैं वन बाय वन एड्रेस करूँगा। तो जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो, अब हमने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल जब बच्चे सर्दियों में पैदा होते हैं तो उस वक्त उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो जब बच्चा पैदा हो तो उसके नाक में पानी होगा, ठीक है, हो सकता है उसके मुंह में पानी हो, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि बच्चे को उल्टा लटका देना है, ठीक है। और अगर तब भी वो उसे खांसता वगैरह नहीं है तो आप उसे थोड़ा घुमा भी सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो उसके नथनों में, जो उसके मुंह में पानी वगैरह चला गया है, जो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, वो खुल जाएगा। उसे प्रेशर थोड़ा सा आप उसे ऐसे ऊपर लटका के, एक बंदा लटकाए, दूसरा बंदा पेट से फिर पसलियों से यूं उसे रब करे, ताकि अगर उसके फेफड़ों में या कहीं पानी चला गया है तो वो बाहर निकल आए। और उसके नाक को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, के सर्दियां हैं तो उस हिसाब से आपने उसे टेम्परेचर देना है, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के पेट से 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बाहर निकला है। तो अगर वो बाहर निकलते ही हम उसे 2, 3, 4, 5 सर्दियों में जिस तरह टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर में आएगा, तो हमने उसे फौरन ठंड की मैनेजमेंट करनी है कि उसे ठंड ना लगे। उसे सारे जिस्म को साफ कर लें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि रब करके पानी वगैरह, नाक वगैरह साफ कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने उसे एक साफ ब्लैंकेट में आपने उसे कवर कर देना है। अगर हीटर अवेलेबल है तो आप कोशिश करें कि उसके साथ हीटर रखें, उसका टेम्परेचर मेंटेन करें। तो सबसे पहला जो काम है, हाँ, एक तरीका ये भी लोग करते हैं कि उसे कोई ना कोई स्टिमुलस देते हैं। एक तो रब करते हैं, दूसरा उसे चूंडी वगैरह में मार देते हैं ताकि उसको दर्द महसूस हो, उससे खांसे, फिर उसे सांस लेना शुरू करते हैं। तो ये वो मैनेजमेंट है जो आपने बच्चे के पैदा होते ही करनी है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दूसरा ये है कि आपने 30 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को क्लास्ट्रम देना है, जिसे हम आम अल्फाज में बोली बोलते हैं। तो वो चाहे 2, 3, 4, 5, 10 कतरे जितने भी हैं, आपने वो 30 मिनट के अंदर अंदर आपने उसे जरूर देने, एज अर्ली एज पॉसिबल। अब बाज केसेस में यूं होता है कि माँ जो होती है वो क्लास्ट्रम उतारती ही नहीं है, या क्लास्ट्रम की वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होती जितनी होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, जितने एंटीबॉडीज के यूनिट उस माँ के दूध में होने चाहिए, अगर वो उतने नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप फिल वक्त उसे गाय का दूध भी पिला सकते हैं, किसी दूसरी बकरी का दूध भी पिला सकते हैं। या आप यूं भी कर सकते हैं कि एक बकरी अगर उसने पार्चुरेशन की है, वो सुई है, तो आप उसकी बोली जो है वो ग्लास जार में फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, तो वो भी आप दूसरी बकरी के बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो गया कि आपने 30 मिनट के अंदर अंदर जो बोली है, क्लास्ट्रम है, उसकी फीडिंग जरूर करवा देनी है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपने अपने पास बर्थ किट रखनी है, जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, छोटी मोटी मेडिसिन जैसे पायोडीन वगैरह, साफ कपड़े वगैरह, रुई वगैरह, ऐसी चीजें होंगी। इसका आपने ये करना है। अब एक डिजीज है बैक्टीरियल आर्थराइटिस। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम अक्सर क्या करते हैं, उसे गंदगी वाली जगह पे ही रख देते हैं, ठीक हो गया। और जो नेवल है, धुन्नी जिसे आम अल्फाज में कहते हैं, उसके जरिए बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है और उसकी वजह से बैक्टीरियल आर्थराइटिस हो जाती है। बैक्टीरियल आर्थराइटिस क्या है कि सिंपल ये घुटने वगैरह फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, उससे फिर जानवर चलना फिरना सही नहीं कर पाता और वो फिर सारी जिंदगी इसी तरह बैक्टीरियल आर्थराइटिस का ही शिकार रहता है। और मोस्टली ऐसे बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो आपने करना यूं है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे साफ सुथरा करके, जैसे मैंने पहले स्टेप में बताया, उसके बाद आपने उसे हमेशा साफ जगह पे रखना है और उसके जो नेवल है, जो धुन्नी है, उसको पायोडीन की मदद से डिप कर देना है ताकि वहां से कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर ना हो सके और बैक्टीरियल आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बचा जा सके। ये हो गया स्टेप नंबर 3। उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 है वो ये है कि आपने अगर ग्रोथ अच्छी लेनी है, नशो नुमा बकरे की अच्छी लेनी है, तो आपने 6-7वें दिन से आपने वंडा स्टार्ट कर देना है। वंडा उसके सामने रख दें,
ठीक है, वो खुद ही मुंह मारना शुरू कर देगा। या यूं करेंगे दूध के साथ थोड़ा थोड़ा ना ऐड करके दे दे हाथ पे, और वंडा और दूध दोनों को मिक्स करके ना थोड़ा सा उसके मुंह में लगाएंगे ताकि वो उसको जायका चेक करे, उसके बाद वो खुद ही खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मोस्टली देखा गया है कि जिनको वंडा वगैरह टाइमली स्टार्ट कर दिया जाता है, कंसंट्रेट टाइमली स्टार्ट कर दिया जाता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपके पास वंडा वगैरह आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद बच्चों में अक्सर पेट दर्द वगैरह जैसी बीमारियां पैदा होती हैं, किसी वजह से उनके पेट में दर्द हो गया, दूध के ज्यादा होने की वजह से, दूध के लेट मिलने की वजह से, वो आगे एक डिजीज आएगी उसको मैं फिर आपको बताऊंगा। तो अगर उसके पेट में दर्द हो जाए तो मोस्टली उसकी डेथ अक्सर इस वजह से होती है, ब्लॉटिंग की वजह से, गैस की वजह से। तो आपने यूं करना है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तीसरे चौथे दिन से आपने ग्राइप वाटर, जो ग्राई वाटर वगैरह के नाम से आता है, उसको आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। एक मिलती है हमदर्द घुट्टी, आपने ये डाइजेशन वगैरह के मामला को सॉल्व करने के लिए ये दोनों चीजें हैं। तो आपने ग्राइप वाटर सुबह पिला देना है, शाम को आप हमदर्द घुट्टी दे दें। तो इस तरह इन दोनों चीजों को आप 5 से 6 दिन के लिए, मतलब कुछ ना भी हो तब भी आपने ये देना है, ताकि कोई पेट वगैरह का दर्द, कोई इंडाइजेशन, ऐसे इश्यूज पैदा ही ना हो। मतलब इशू पैदा होने से पहले ही आपने उसका ट्रीटमेंट कर देना है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास, वो आपने ये करना है कि 20वें दिन पे मोस्टली चांसेस होते हैं कोक्सीडियोसिस के आने के, जिसमें जानवर के फीसिस में यानी कि मैंगनों में खून वगैरह आता है। तो ज्यादातर ये बीमारी उसमें चिकन में आती है, पोल्ट्री में आती है, लेकिन बकरों में भी ये बीमारी आती है। तो इसका आपने सादा से यही ट्रीटमेंट है कि आपने सल्फाडाइमाडीन की ड्रग जो है वो आपने ओरली पिला देनी है, इंशाल्लाह आपका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ आपने विटामिन थेरेपी भी करनी है, क्योंकि जानवर कमजोर हो जाता है। कुछ लोगों की ये राय है कि जब डायरिया वगैरह लगता है तो विटामिन का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि डायरिया के साथ ही सारी चीजें निकल जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों की ये राय है कि नहीं, विटामिन का इफेक्ट होता है, तो विटामिन देने चाहिए। मेरा भी यही राय है कि आप विटामिन थेरेपी जरूर करें। कोक्सीडियोसिस होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 ये है कि आपने 30 दिन पे जाके ETV यानी कि एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन जरूर करनी है। 40 डे पे उसका आपने बूस्टर लगाना है। 30 दिन पे आपने एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन करनी है और 40 डे पे आपने बूस्टर लगाना है। अच्छा, इसका ये होता है कि अगर माँ को एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन लगी हुई है तो बच्चा 30 दिन तक सेफ है, उसे कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह जब 30 दिन के बाद उसकी जो इम्यूनिटी है, जो कुव्वत मुदाफ़त है, माँ की वजह से जो दूध से आ रही थी और जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में आई थी, ठीक है, वो अब कम हो जाएगी। अब आपने उसे वैक्सीन करानी है एंटेरोटॉक्सीमिया की, और उसके बाद 40वें दिन पे आपने उसकी बूस्टर डोज लगा देनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 ये है कि जब भी बकरे को डायरिया वगैरह लगे तो आपने उस डायरिया, उस रिक का ट्रीटमेंट करने से पहले, यानी कि जैसे सल्फाडाइमाडीन आप यूज कर सकते हैं, फ्लैजल यूज कर सकते हैं, डायरोबान के नाम से साशे आते हैं, जिसमें डायरोएक्स के नाम से भी साशा आता है। तो इस तरह कई ट्रीटमेंट हैं जो हर बंदे को पता है कि डायरिया का ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ये सारी चीजें करने से पहले आपने फौरन ये करना है कि जैसे ही बच्चे को डायरिया वगैरह लगे तो आपने ORS वाला जो पानी है, ताकि बच्चे की नमकियात की जो कमी है, जो नमकियात की कमी है वो पूरी हो जाए, जो पानी की कमी हो चुकी है वो पूरी हो जाए। तो आपने ORS वाला वाटर पहले स्टार्ट करवा देना है। उसके बाद आप जो भी आप स्कोरेक्स पिलाना चाहते हैं, आप डायरोबान पाउडर पानी में सॉल्व करके पिलाना चाहते हैं, आप फ्लैजल लगाना चाहते हैं, आप दूसरी किसी एंटीबायोटिक पे जाना चाहते हैं, तो वो आप बाद में इलाज जरूर करें, लेकिन उससे पहले आप ORS वाला पानी जरूर पिलाएं, ताकि जो बच्चे के अंदर नमकियात की कमी है, जो पानी की कमी हो चुकी है, वो पूरी हो जाए। उसके बाद एक डिजीज आती है बच्चों के अंदर, फ्लॉपी किड सिंड्रोम। अब जी फ्लॉपी किड सिंड्रोम क्या है, क्यों आती है? ये डिजीज बच्चों को ज्यादा दूध पिलाने की वजह से, या फिर दूध को हमने लेट पिलाया है कि जैसे सर्दियों में शाम जल्दी हो जाती है और रातें लंबी होती हैं, तो जब बच्चे को हमने शाम को 5-6 बजे 7 बजे फीडिंग करवाई, उसके बाद हमने उनको अंदर कमरे के अंदर डाल दिया। उसके बाद चूंकि रात लंबी होती है, सुबह भी अक्सर धुंध वगैरह होती है, हमारे इलाकों में जैसे ये लिया का इलाका है तो धुंध वगैरह यहाँ पे ज्यादा होती है, तो सुबह को हम कहीं 9-10 बजे जाके अगर उसे फीडिंग करवाएंगे तो ये उनका जो टाइम टेबल है ये ज्यादा हो गया, मतलब लेट हमने फीडिंग करवाई है। तो इस सूरत में बच्चे क्या करते हैं, फिर ज्यादा दूध पी लेते हैं। तो ज्यादा दूध पीने की वजह से ये फ्लॉपी किड सिंड्रोम डिजीज आती है। अब इस डिजीज में क्या होता है कि बच्चों के पेट के अंदर फ्यूम्स वगैरह बन जाते हैं। अगर गैस वगैरह हो तो हम ओरल स्टोमक ट्यूब पास करके गैस को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूम्स वगैरह पैदा हो जाए, फ्यूम्स कहते हैं जैसे ये पानी की में साबुन वगैरह डालें तो झाग वगैरह बन जाए,
तो ये झाग जो है ये किसी भी स्टोमक ट्यूब से नहीं निकलती, तो इस वजह से फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम ट्रीट करते हैं। जानवर को आप फीड कर दें, उसे 1-2 दिन के लिए खाना ना खिलाएं, दूध ना पिलाएं। भूख से जानवर नहीं मरता 1-2 दिन के लिए, इतने उसके पास रिजर्व होते हैं। लेकिन अगर ब्लॉटिंग ज़्यादा होगी, फ्यूम ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो खाना आपने बंद कर देना है, ORS वाला पानी देना यहाँ पे, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, जो मीठा सोडा हम जिसे आम अल्फाज में कहते हैं, वो पानी के अंदर मिक्स करके आपने जानवर के स्टोमक ट्यूब के जरिए आप पिला सकते हैं, या वैसे भी अगर वो पी रहा है तो आप उसको पिला सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 9। उसके बाद जो ज़्यादातर डेथ होती है जानवर की, वो होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। आम फार्मर जो है वो उसे ये गौर करना चाहिए कि जब भी आप सुबह सुबह उठें, जानवर को जरा चलाएं फिराएं, तो देखें कि यूरिनेट कौन कर रहा है, पानी कौन पी रहा है, उसके बाद फीसेस कौन पास आउट कर रहा है। तो जो बंदा ये काम कर लेता है तो वो कॉन्स्टिपेशन जैसे इशू से बच जाता है, क्योंकि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन अक्सर हो जाती है लेकिन फार्मर को पता नहीं होता, क्योंकि लोग फीसेस, अब कहते हैं कि फीसेस पे क्या गौर करें। तो जो लोग फीसिस पे गौर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि किसने पानी पिया है, किसने पेशाब किया है, किसने फीसिस मैंगनी वगैरह पास आउट की हैं, तो उन्हें फौरन पता चल जाता है कि इस जानवर को कॉन्स्टिपेशन हुई है। तो उसके लिए बेहतरीन हाल ये है कि इंस्टेंट एनीमा के नाम से एक ट्यूब आती है एनीमा, उसको आप जहां से जानवर मैंगने करता है यानी कि रेक्टम, उसके जरिए आप इंजेस्ट अंदर डाल देंगे इंस्टेंट एनीमा को, तो और उसे थोड़ी सी वाक वगैरह करवाएंगे, तो थोड़ा पेट वाला जो एरिया है इंटेस्टाइन को ऐसे रब वगैरह करेंगे, और कुछ उसकी जो अगली टांगे हैं उसको ऊपर उठाएंगे, यानी कि आप चारपाई पे अगर आपने रख दी हैं, पिछली टांगे नीचे हैं, उसके बाद पहले आप इंजेस्ट करते हुए पिछली टांगों को ऊपर कर सकते हैं और उसको अंदर डाल सकते हैं ताकि वो इजीली चला जाए अंदर। उसके बाद आप थोड़ी बहुत वाकशाक करवाएंगे, रब वगैरह करेंगे, तो वो फीसेस वगैरह पास आउट कर देगा। अगर आपके पास इंस्टेंट एनीमा नहीं है तो आप तेल को गर्म पानी में डाल के, ल्यूक वाटर, ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल हो, उसमें डाल के आप उसमें साबन वगैरह भी डाल के, तो वो आप 30, 40, 50 ml जो है वो जानवर की रेक्टम के अंदर यानी कि जहाँ से मैंगने में करता है वो आप डाल के, तो ये भी एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है कॉन्स्टिपेशन का। इसी तरह अगर आपके पास ORS वाला वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप यूँ करें कि 1 लीटर पानी के अंदर 2-3 चम्मच जो है वो चीनी डाल लें और साथ में 1 चम्मच जो है वो नमक डाल लें, तो आपका ORS वाला पानी तैयार है। तो इस तरह आप कॉन्स्टिपेशन और डायरिया वगैरह जो इशू पैदा होते हैं बच्चों में अक्सर, उसका आम घर में इलाज करके आप उसकी जो डेथ है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू पैदा होता है कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि जानवर सर्दी की वजह से मरते हैं, लेकिन होता यूं नहीं है कि जानवर हमेशा सर्दी की वजह से मरे, क्योंकि जो इंग्लिश कंट्रीज हैं जो वहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर माइनस से भी नीचे होता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो 1, 2, 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रहता है। तो हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि जानवर की सर्दी की वजह से डेथ हुई है, लेकिन मोस्टली जानवर की सर्दी की वजह से डेथ नहीं होती। मोस्टली ये होता है कि हम दिन को तो जानवर को बाहर ले आए हैं धूप में, फ्रेश एयर उसने ले ली है, लेकिन रात को जब उसे हमने बंद कमरे में रख दिया है, हमने वेंटिलेशन का सिस्टम, क्रॉस वेंटिलेशन हमने नहीं रखी, तो जानवर की जो फीसेस हैं, बीठे हैं, उनमें से अमोनिया गैस पैदा होती है, ठीक है। उसकी वजह से जानवर रेस्पिरेटरी इशू का शिकार होता है, उसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, कमरे में जाएंगे, खड़े होंगे, देखेंगे कि यार नहीं कोई अमोनिया गैस होंगे चुभती है, हमें पता चलता है कि ये अमोनिया यहाँ पे लेवल ज्यादा है, हम वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, तो हम जाएंगे कमरे के अंदर, देखेंगे और हम कहेंगे जी नहीं जी यहाँ तो अमोनिया का लेवल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन समझने की बात यह है कि जो छोटा बच्चा है उसकी हाइट कितनी है, 1 फुट 1.5 फुट, तो आप भाईजान 1-1.5 फुट पे बैठ के 5 मिनट जरा देखें कि फिर आपको पता चलता है कि अमोनिया का लेवल कितना है। तो इसलिए रात को अमोनिया का लेवल बंद कमरों के अंदर ज्यादा होता है, तो हमने सफाई का बेहतरीन ख्याल रखना है कि जितने फीसेस हों बार बार सफाई कर दें, डेली बेस पे सफाई होनी चाहिए, और क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए। और वेंटिलेशन का जो सिस्टम है वो इस तरह होना चाहिए, बीच में लोगों ने क्या किया होता है, नीचे सुराख रखे होते हैं, दीवारों के नीचे बीच में सुराख रखे होते हैं, ताकि जो बच्चों के लेवल तक हवा है वो क्रॉस होती रहे। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अगर अमोनिया का लेवल कम रख लिया जाए तो यूं भी बच्चों की डेथ को कम किया जा सकता है। उसके बाद एक बात और कि आपने सडन फीड चेंज नहीं करनी। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हम 7-8 दिन में आपने वंडा रख देना है, उसकी मर्जी वो मुंह मारे, थोड़ा थोड़ा करके वो खाए, इस तरह आपने फीड चेंज करनी है। जब वो 2-3 महीने पे चला गया तो आपने सडन फीड चेंज नहीं करनी कि आप पहले उसे लूसन खिला रहे हैं, आप उसे जंतर खिला रहे हैं, या आप उसे दूध पिला रहे हैं और आप फौरन दूध बंद करें दूसरी खुराक पे शिफ्ट हो जाएं। आप लूसन बंद करें जंतर पे, गवारा पे, इस तरह नहीं करना।
इस तरह जब भी आप करेंगे मोस्टली चांसेस हैं कि जानवर की डेथ हो, क्योंकि माइक्रोफ्लोरा जो है जानवर के पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर, वो डेवलप नहीं हुआ होता नई खुराक के लिए। तो आपने हमेशा खुराक इस तरह चेंज करनी है कि आपने 70% खुराक पिछली जो आप यूज कर रहे हैं वो देना है, और जो 30% है वो आपने एडिशन करनी है। 20 to 30% नई खुराक देनी है। अगले दिन फिर 10% के प्रोपोर्शन के लिहाज से आपने खुराक को चेंज करते जाना है, यानी कि पुरानी खुराक को 10% कम कर देना है, 60 पे ले जाना है, नई खुराक को 40% आपने ऐड कर देना। अगले दिन 50% पुरानी, 50% नई, फिर अगले दिन 40% पुरानी, 60% नई। इस तरह आपने जो फीड का प्रोपोर्शन है वो चेंज करना है और जानवर की खुराक इस तरह चेंज करनी है। मोस्टली ये चांसेस होते हैं कि जैसे ही आप सडन फीड चेंज करते हैं तो एंटेरोटॉक्सीमिया के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इससे जानवर की सडन डेथ हो जाती है। तो ये थे तकरीबन 12-13 पॉइंट्स। अगर आप इन को फॉलो कर लें तो मोस्ट प्रोबेबली आप जानवर की जो डेथ रेशियो है, जो बच्चों की डेथ रेशियो है, उसको कम करके अपने गोट फार्मिंग को कामयाब बना सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा जो डिस्कशन। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।